इस गेम को जीतने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए जीहोन ने एक बुजुर्ग कैंसर पेशेंट को धोखा देकर अपनी जान बचाई और अंततः वह गेम जीत गया। वह 500 खिलाड़ियों में से एक था जो जीत कर निकला, जबकि बाकी सभी उस गेम में मारे गए थे। गेम जीतने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आए, लेकिन उसने उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से गेम में आए 500 लोग मरे हैं और इससे उसे दुख था। जीहोन को एक डरावनी सच्चाई पता चली कि अमीर लोग सिर्फ अपनी मनोरंजन के लिए ऐसे लोगों की जान ले लेते हैं और ऐसे गेम्स खिलाते हैं। उसने ठान लिया कि वह इस गेम को बंद करवाएगा। इसके बाद हम जुनहो से मिलते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका भाई भाग चुका था। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहो को अपने भाई के कमरे से स्क्विड गेम का एक कार्ड मिला। इस गेम में होने वाले अत्याचारों का पता चला, जिसमें हारने वाले लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है और जो पहली गोली पर जीवित बच जाता है उसके अंग निकालकर बेच दिए जाते हैं। जुनहो भी पकड़ा गया और उसे फ्रेंड के हाथों में देखा गया, जो इस स्क्विड गेम को चला रहा था। और यहाँ जुनहो के साथ साथ अंगों को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जुनहो का भाई था। जैसे ही जुनहो ने जीहोन को देखा, जो इस स्क्विड गेम का विजेता था, उसे समझ में आया कि ये लोग इस खतरनाक खेल को फिर से खेलने वाले हैं, जिसमें लोग मारे जाएंगे। ऐसा वह होने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने अपना सारा पैसा और शक्ति उन लोगों को रोकने में लगाने का फैसला किया। वह अपने लोगों यानी खिलाड़ियों को गैंग के लोगों से लड़ने के लिए उकसाता है। योजना के अनुसार ये लोग आपस में लड़ाई का नाटक करते हैं और जब गार्ड्स इसे रोकने के लिए आते हैं तो वे उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और उनकी बंदूकें छीन लेते हैं। इसके बाद उनके पास भी लड़ाई के लिए बहुत सारे हथियार आ जाते हैं, जिन्हें लेकर ये लोग गैंग के लोगों से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ एक पूरा युद्ध का माहौल बन जाता है और खिलाड़ियों और गैंग के गार्ड्स के बीच धुआंधार फायरिंग और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जीहोन और उसका दोस्त कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें गैंग की अधिकारियों को यानी उन लोगों को मारना था जो इस गैंग को चला रहे थे। लेकिन कंट्रोल रूम में जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब उनकी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो गई हैं। फ्रंटमैन भी उसी गैंग का हिस्सा है और वह इन लोगों को बेवकूफ बनाकर लड़ाई हारने में लगा रहता है। फिर अंत में फ्रंटमैन खुद का रूप धारण करके जीहोन के सामने आता है और उसके दोस्त को जीहोन की आंखों के सामने मार देता है। जीहोन को अब सच में अपनी हार का एहसास हो रहा था और इसी हार के साथ सीजन 2 का अंत होता है। सीजन 3 की शुरुआत इसी लड़ाई से होती है और पता चलता है कि खिलाड़ियों ने अब गेम के लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस लड़ाई के बाद केवल कुछ खिलाड़ी ही जीवित बचे हैं और इस लड़ाई में कई गार्ड्स का भी नुकसान हुआ है। जीहोन को हथकड़ी लगाकर बिठा दिया जाता है और उसे गेम के अलावा किसी भी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है। यहाँ के सभी लोग उसके सामने अपनी हार का दुख मना रहे हैं और बताते हैं कि ली की वजह से ये लोग युद्ध हार गए हैं। ली नीचे से हथियार लेने आया था और डर के कारण वह ऊपर नहीं जा सका, जिससे इन लोगों के पास हथियार खत्म हो गए और वे युद्ध हार गए। यहाँ पर एक तांत्रिक भी आ जाता है जो जीहोन को बहुत चिढ़ाता है और कहती है, कहा था ना मैंने कि इससे कुछ नहीं होगा। वह गुस्से में आ जाता है, जहाँ उसका गला पकड़ लेता है और चुप हो जाता है। सभी लोग मिलकर तांत्रिक को बचा लेते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए बिताई और अब ली को उसकी आंखों से डर नहीं लग रहा था। खैर, जब वोटिंग फिर से हुई तो पता चला कि लोग अभी भी इस खेल को जारी रखना चाहते थे। यह देखकर गुस्सा और बढ़ गया। खैर, अब खेल नहीं खेलना था। सुबह होते ही जब ये लोग गेम खेलने के लिए गेम रूम की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें गली में उन सभी लोगों की लाशें नजर आती हैं जो कल की लड़ाई में मारे गए थे। ये दृश्य सबको डराने के लिए काफी था। गेम रूम के अंदर जाकर गेम के नियम बताए गए। यहाँ एक बहुत बड़ी गेंद रखी हुई थी, जिसमें 2 रंग की गेंदें थीं, एक लाल और एक नीली। हर इंसान को एक गेंद चुननी थी और जिस गेंद के पास वह आता वह उसी टीम का हिस्सा बन जाता, यानी लाल गेंद वाले रेड टीम और नीली गेंद वाले ब्लू टीम। दूसरी ओर हमें नियोल दिखाया गया, जो पिछले सीजन में लोगों को जानबूझकर मार देती थी ताकि उनके अंगों की तस्करी न हो सके। इस बार उसने एक आदमी को नहीं मारा। उस आदमी को मुर्दा समझकर 2 गार्ड्स ने उठा लिया। जब उसके अंग निकालने के लिए उसे अंग रूम में ले जाया गया तो वहाँ पर नियोल आ गई। उसने गार्ड्स को गोली मार दी और डॉक्टर से कहा कि वह उस आदमी का इलाज करे, वरना वह उसे भी मार देगी। अब गेम के लिए 2 टीमें बन चुकी थीं। पता चला कि यह एक हाइड एंड सीक गेम है। गेम गार्ड्स बताते हैं कि इस बार टीम ब्लू को बचना होगा और टीम रेड के लोगों को टीम ब्लू के लोगों को पकड़कर मारना होगा। हर रेड टीम के इंसान के लिए एक ब्लू टीम के इंसान को मारना जरूरी है, नहीं तो उस रेड इंसान को मार दिया जाएगा जिसने किसी ब्लू को नहीं मारा। टीम रेड के सभी लोगों को चाकू दिए गए थे, जबकि टीम ब्लू को चाबियां दी गई थीं। ये चाबियां उन दरवाजों की थीं जो अंदर बने हुए थे और इनके जरिए लोग छिपकर अपनी जान बचा सकते थे। इसी वजह से इस गेम का नाम चाबियां और चाकू रखा गया। हमें दिखाया गया कि जिहा के पास इस समय चाकू था क्योंकि वह रेड टीम में था, जबकि ली उस पर सबसे ज्यादा गुस्सा था और वह ब्लू टीम में था।
ली बहुत डर चुका था। अब फाइनली हमें जुनहो का भी एक दृश्य दिखाया गया जो अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढ रहा है। उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका एक साथी है जिसने उसे गलत दिशा में भेजा है, क्योंकि यह साथी उसके भाई का भेजा हुआ आदमी है जो फ्रंटमैन भी है। अगर आप चाहें तो किसी भी वेट टीम वाले से अपने आप को बदल सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब गेम के आयोजकों ने सभी ब्लू टीम को पहले गेम के एरिना में जाने के लिए कहा ताकि उन्हें छिपने का मौका मिल सके। यह एरिना बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा था जिसमें कई कमरे थे और उनके दरवाजे बंद थे। इन लोगों को एक दरवाजे की चाबी दी गई थी और उन्हें उस दरवाजे को खोजकर उस कमरे में छिपना था। यहाँ हमें दिखाया गया कि डेनी जो प्रेग्नेंट थी की मदद कैट और यांग कर रहे थे। बाहर दिखाया गया कि सभी रेड टीम के सदस्य अंदर जाने के लिए तैयार थे और जी हाँ, उनके मन में केवल ली को मारने का ख्याल था। ली भी यह जानता था, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए जल्दी छिपने की कोशिश कर रहा था। रेड टीम के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिनमें किसी को मारने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ड्रग्स ले लिए और फिर अपने शिकार यानी ब्लू टीम के लोगों को खोजने लगे। इस समय ली को ही ढूंढा जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ ब्लू टीम के लोग दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि दरवाजों पर खास तरह के आकार बने हैं और उनकी चाबियों पर भी वही आकार बने हैं, यानी ये लोग ट्रायंगल वाली चाबी से ट्रायंगल वाला दरवाजा ही खोल सकते थे। यहाँ हमने कैट, यांग और डेनी को देखा जिनके पास तीनों तरह की चाबियां थीं और वे यह देखकर खुश हो गए कि अब वे कोई भी दरवाजा खोल सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। यहाँ तक कि वे उस विशेष दरवाजे को भी खोल सकते थे जो केवल तीनों चाबियों से खुलता था और वहाँ से सीधे अपनी जान बचा सकते थे। इस तरह डेनी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये दोनों भी अब भरोसा करके अपनी चाबियां कैट को दे देते हैं ताकि वह जल्दी से विशेष दरवाजा ढूंढ सके। अब ये तीनों वहाँ से भाग रहे थे कि अचानक डेनी का पैर फिसल जाता है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। इतने में ही वहाँ रेड टीम का एक सदस्य आ जाता है जो इनमें से एक कॉम को मारने की धमकी देता है। कैट उससे लड़कर उसे मार देती है और फिर डेनी को सहारा देते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ दो लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे और लोगों को मारेंगे ताकि गेम में लोग और कम हो जाएं और पैसे का ज्यादा हिस्सा उन्हें मिल सके। यहाँ दिखाया गया कि जिहा को ली नजर आ गया था जो उसके पीछे भागा ताकि उसे मार सके, लेकिन पता चला कि ली जैसा दिखने वाला कोई और था। ली बार बार उससे बच रहा था और अब वह अपने आप को दोबारा जिहा से बचाते हुए भाग रहा था। उसे किसी दूसरी रेड टीम वाले ने पकड़ लिया और उसकी टांग पर चाकू से वार किया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार देता, ली ने अपने पैरों से उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश की। इधर हम डैनी को देखते हैं जिसका डिलीवरी का समय आ गया था और वे लोग अब उसी डूम में उसकी डिलीवरी करने लगते हैं। दिखाया गया कि डैनी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था जिससे वे दोनों बहुत खुश हुए। यहाँ यॉम ने अपने बालों में छुपाए हुए चाकू से डैनी की कॉर्ड भी काट दी। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को उसके आदमी की कॉल आती है कि उनका भाई अभी भी स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है और वह अपनी इरादे से पीछे नहीं हट रहा। फ्रंटमैन उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमने उन्हें इस आइलैंड तक नहीं पहुंचने देना और अगर वे किसी तरह यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो तुम सबको मार देना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नियाल ने जिस आदमी को बचाने की कोशिश की थी वह भी होश में आ गया था। नियाल अपनी पहचान छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मास्क उतारा, लेकिन होश में आते ही नियाल ने वहाँ डॉक्टर को मार दिया ताकि वह आदमी डॉक्टर का भेष ले सके। असल में वह आदमी उस बच्ची का पिता था जो ली को ब्लड कैंसर था और उसके इलाज के पैसे इकट्ठा करने के लिए वह यहाँ आया था। खैर, सीन फिर से गेम की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है जुनहो बहुत गुस्से में था और उसके सामने एक तांत्रिक आ जाती है। जब जुनहो उसे मारने वाला होता है तो तांत्रिक कहती है कि तुम ली को मारना चाहते थे न, मैंने उसे ऊपर की ओर जाते देखा है, उसका पैर बहुत बुरी तरह से घायल है और वह दूर नहीं जा सका। यह सुनकर जुनहो उसके पास चला जाता है और उनके बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें अंततः जुनहो ली को मार देता है। तांत्रिक को फंसाने के बावजूद वह बच नहीं पाती क्योंकि एक दूसरा आदमी आकर उसे मार देता है। डेनी और यॉम को बचाते बचाते कैट भी अपनी कुर्बानी दे देती है जिससे दोनों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसी बीच यॉम का बेटा अपनी माँ से डेनी को मारने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन उसकी माँ उसका साथ नहीं देती और डेनी को बचाती है। लड़का डेनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गेम का समय खत्म हो जाता है और गार्ड्स आकर उस लड़के को गोली मार देते हैं। उसकी माँ की आंखों के सामने लाशों को वहाँ से ले जाया जाता है और सभी लोग अपने लाउंज में लौट आते हैं। वहाँ पहुँचते ही जुनहो को बांध दिया जाता है और सभी को उनकी जीती हुई राशि दिखाई जाती है जो काफी अधिक होती है।
योंग सभी से गेम को बंद करने के लिए वोट करने की अपील करती है। कहती है कि लालच मत करो, सबकी जान बचाने के लिए ऐसा करो, कम से कम डेनी और उस छोटी बच्ची पर रहम करो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और बहुत से लोग गेम को जारी रखने के लिए वोट करते हैं। इस स्थिति से योंग पूरी तरह टूट जाती है। वह रात में डेनी की बेटी को प्यार करती है और फिर जी हॉन के पास जाकर उससे वादा लेती है कि तुम इस गेम में आखिरी तक खेलोगे ताकि तुम डेनी और उसकी बेटी की मदद कर सको। यह वादा लेकर वह वहाँ से चली जाती है और रात में आत्महत्या कर लेती है और उसकी यह हरकत सभी खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा झटका देती है। खेल का अगला दौर शुरू होता है जिसमें उन्हें रस्सी के ऊपर से कूदना था और आगे बढ़कर पुल पार करना था। छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। एक एक करके सभी खिलाड़ी पुल पार करने की कोशिश करते हैं। इस खेल को देखने के लिए कई वीआईपी भी आए हुए थे जो खिलाड़ियों के व्यवहार पर ध्यान दे रहे थे और उन पर शर्तें लगा रहे थे। दूसरी ओर जुनहो की यानी अधिकारी की इस द्वीप की खोज समाप्त होती है क्योंकि इस बार वह जिस द्वीप के पास था उसने उस द्वीप की पहाड़ी को पहचान लिया था। यह वही पहाड़ी थी जहां पिछले सीजन में उसके भाई ने उसे गोली मारी थी। खेल फिर से एक्शन में आ जाता है और दिखाया जाता है कि एक लड़का बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसने अपने आप को बचाने के लिए पुल को पकड़ लिया लेकिन वह सफल नहीं हो सका और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने सामने वाले आदमी को गिराकर उसकी जान ले ली क्योंकि वह आदमी बहुत देर से उसका रास्ता रोक रहा था। अंत में जी हॉन ने भी पुल पार कर लिया लेकिन डेनी इस पुल को पार नहीं कर पाई और खेल के अंत में उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी मौत को देखकर जी हॉन पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ वीआईपी फैसला करते हैं कि अब बेबी जी हॉन के साथ ही खेलेगी। वहीं नियोल जो द्वीप से भागने की तैयारी कर रही थी उसे मास्क पहने अधिकारी नोटिस कर लेते हैं और रोकने के लिए उनके ऊपर गार्ड्स से हमला करवा देते हैं। जब खेल खत्म होने के बाद सभी बचे हुए खिलाड़ी फिर से लॉन्च में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेनी की मौत के बाद भी उसकी संपत्ति उसकी बेटी के पास जाएगी और खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी। इससे सभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ तक कि वे उस मासूम बच्ची को मारने का भी प्लान बना लेते हैं। लेकिन गार्ड्स की वजह से बच्ची की जान बच जाती है। हालांकि इस बच्ची का जिंदा रहना खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जी हॉन के साथ साथ वे इस बच्ची को भी अगली गेम से पहले ही मार देंगे। गेम के लोगों को जो फ्रंट में था उसे सारी बातें पता चल जाती हैं। फाइनल राउंड से पहले फ्रंट जी हॉन को अपने ऑफिस में बुलाता है। जी हॉन को यह जानकर आश्चर्य होता है कि फ्रंट में कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे वह गेम की शुरुआत से अपना दोस्त समझ रहा था और उससे सहानुभूति दिखा रहा था। उसकी मौत की खबर पहले ही गेम वालों ने कंफर्म कर दी थी और वह उसकी मौत पर दुखी था, लेकिन अब उसे फ्रंट के रूप में देखकर जी हॉन का सब पर से विश्वास उठ जाता है। फ्रंट जी हॉन को बताता है कि उसने उसे यहाँ एक डील देने के लिए बुलाया था। वह बताता है कि सभी प्लेयर्स तुम्हें और उस बेचारी बच्ची को मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तुम गेम के फाइनल राउंड से पहले सभी को मार दो और मैं तुम्हें सारे इनाम का पैसा और यह बच्ची दे दूंगा। इसके बाद हमें जुनहो दिखाया जाता है जो बेसब्री से इस आइलैंड को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तलाश अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई। उसे पता चलता है कि उसका एक साथी उसे धोखा दे रहा था और उसे भटका रहा था। वह असल में उनका साथी था और उन्हें खबरें देता हुआ पकड़ा गया। जुनहो अपने गुस्से और जोश में उससे लेने लगा और वह सभी को मारने की योजना बना रहा था क्योंकि उसे निर्देश दिए गए थे कि अगर पुलिस वाले पूरे आइलैंड तक पहुंच जाए तो उसे सबको मार देना है। अब जुनहो अधिकारियों को बंदूक की नोक पर ले जाती है, कुछ अधिकारियों को मारते हुए और कुछ से लड़ते हुए। वह अधिकारियों पर यह दबाव डालती है कि उस आदमी के यहाँ आने और भागने के सभी सबूत मिटा दिए जाएं और अपने इस मिशन में वह सफल भी हो जाती है। वहीं रात में कुछ और घटनाएं घटित होती हैं। जिहोन अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या सच में उसे सभी खिलाड़ियों को मार देना चाहिए? इसी दुविधा में वह हाथ में चाकू लिए सभी के पास जाता है, लेकिन उसके ज़मीर ने उसे बताया कि वह कोई किलर नहीं है। इस तरह उसने सबको मारने का फैसला छोड़ दिया। इन्हू जो बहुत ध्यान से जिहोन को देख रहा था, उसे अपना अतीत याद आया जब 2015 की गेम में उसे भी यही प्रस्ताव मिला था और उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सभी को मार दिया था। लेकिन जिहोन को देखकर उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसके जैसे लालची नहीं होते हैं। अगला दिन आता है और एक और गेम शुरू होता है। यह गेम पहली गेम से कहीं ज्यादा जीवंत था। यहाँ 3 आकार के टावर बने हुए थे जिन पर चढ़कर खिलाड़ियों को अपने साथियों को धोखा देकर अपनी जान बचानी थी। सभी को इस टावर से नीचे फेंकना था। जैक भी सबको यह सच बताता है कि वह इस बच्चे का जैविक पिता है जिसे बचाने की उसे परवाह थी। वह सबसे पहले एक रॉड उठाकर एक बूढ़े आदमी को धक्का देकर नीचे फेंक देता है और फिर दूसरे आदमी को मारना शुरू कर देता है। दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जो कोई एक को नीचे गिराने में सफल होता वह एक राउंड जीत जाता।
जैक सबसे ज्यादा लोगों को मारकर नीचे गिरा रहा था ताकि उसकी प्राइज मनी बढ़ जाए। इन सभी राउंड के दौरान एक आदमी खुद अपनी जान ले लेता है इस बच्चे को बचाने के लिए। फिर जैक भी एक आदमी पर चाकू से हमला करने लगता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इस तरह सभी लोग मारे जाते हैं और केवल जैक और जिहोन बचते हैं। जिहोन कहता है, देखो तुम इस बच्चे को दे दो, मैं इसे नीचे गिरा दूंगा और तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जिहोन को यह बच्चा बहुत प्यारा था, इसलिए वह इसे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। इस बच्चे के लिए इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जैक के हाथ में चाकू था और वह उस बच्ची के लिए मिन्नतें कर रहा था कि उसे मत छू। आखिरकार उसने उस आदमी को धक्का दिया और जल्दी से अपनी जैकेट पकड़ ली जिसमें वह बच्ची थी। वह चाहता था कि गिरते हुए जैक की जान बच जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अंततः जैक नीचे गिरकर मर गया। फाइनल राउंड में जी हॉन को उस बच्ची के साथ दिखाया गया, लेकिन इस द्वीप के बाहर हम देखते हैं कि जी हॉन भी इस द्वीप तक पहुंच गया था। वह उस आदमी को देखता है जिसे नियोल ने बचाया था और उसे रेस्क्यू कर लेता है। फिर वह सभी कार्ड्स के साथ उस द्वीप पर स्क्विड गेम के लोगों की तलाश में निकल जाता है। गेम के फाइनल राउंड में दिखाया गया कि जी हॉन के हाथ में वह बच्ची थी और वह गहरी सोच में था। वीआईपीज भी मानव व्यवहार को देखते हुए जी हॉन पर यह शर्त लगाते हैं कि वह उस बच्ची को मार देगा और प्राइज मनी के साथ अपनी जान बचा लेगा। जी हॉन भी कुछ सोचते हुए फाइनल राउंड का बटन दबा देता है और सभी वीआईपीज चौंक जाते हैं कि जी हॉन क्या करेगा। सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि वह बच्ची को मार देगा, लेकिन जी हॉन ने बच्ची को एक तरफ रखकर बिना कोई भावनाएं दिखाए अपनी जान ले ली। उसने खुद ही टॉवर से कूदकर अपनी जान दी। यह देखकर सभी वीआईपीज हैरान रह गए कि गेम इस तरह पलट जाएगी। फ्रंटमैन भी जी हॉन की इस कार्रवाई से बहुत परेशान हो गया। जी हॉन 2 गेम्स का विनर था और उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत को चुना और एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान ले ली। अब फ्रंटमैन खुद से सवाल करता है कि उसकी इंसानियत कहाँ चली गई थी। उसने तो केवल एक गेम जीती थी। अब वह उस जगह से निकलकर गेम के क्षेत्र में आ गया और उसने उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया जिसे वह देख रहा था और अभी भी जी हॉन के बारे में सोच रहा था। तभी जुनहो की एंट्री होती है, जिसने आखिरकार अपने भाई को ढूंढ लिया था और वह पीछे से अपने भाई पर गन पॉइंट कर देता है। उसे नहीं पता था कि उसके भाई के हाथ में कोई बच्ची भी है। वो उसे अपराधी बनाने के बारे में मारना चाहता था, लेकिन उसे मार नहीं पाया क्योंकि आखिरकार वो फ्रंटमैन उसका भाई था। लाचार होकर वो बस जोर से यही कह सका कि तुमने यह सब क्यों किया। जब उसे पता चला कि पुलिस आ चुकी है तो उसने तुरंत सारे सबूत मिटाने के लिए इस जगह को उड़ाने का आदेश दे दिया। यहाँ पर कई बम लगाए गए और उनमें 30 मिनट का टाइमर लगा दिया गया। जल्दी जल्दी सभी वीआईपी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। वीआईपी के साथ फ्रंटमैन और नियाल भी यहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। खैर, यह सुविधा तबाह हो जाती है और खेल खत्म हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। जब जुनहो अपने घर लौटता है तो उसे एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में वही छोटी बच्ची थी और साथ ही उसकी जीती हुई पुरस्कार राशि भी थी जो उसने उसके लिए भेजी थी। जुनहो को लगता था कि उसका भाई भी एक अच्छी जिंदगी का हकदार है और यह बच्ची भी एक अच्छी जिंदगी की हकदार है जो उसे जुनहो ही दे सकता है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो जाकर जीहन की बेटी से मिलता है। वह उसे जीहन की मौत की खबर देता है और साथ ही जीहन का कार्ड भी देता है जिसमें उसकी सारी जीती हुई राशि होती है। इसके बाद जब वह वहाँ से निकल नहीं पाता तो उसने गली में एक लड़की को देखा जो यहाँ पर दाजी गेम खेलते हुए लोगों को स्क्विड गेम का खिलाड़ी बना रही थी। यह देखकर उसे समझ में आया कि भले ही वह सुविधा खत्म हो गई हो, लेकिन स्क्विड गेम खत्म नहीं हुआ। अब यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा।